और ऐसे कहाँ भेदभाव पाए जिसके कारण ये बिल लाना जरूरी हुआ। 75% वोट को वो रिजर्व अपने लिए करना चाहते हैं, सत्ता विहीन ना हो, सत्ताएं बनी रहें। इंडिया के बाहर ले जाना है कि चलो बांग्लादेश पर ध्यान लगाओ, वहाँ हिंदू मर रहा है। शंकराचार्य जो एक पदवी है 8वीं शताब्दी से लगातार हम भगवान मानते आ रहे हैं, उस पदवी का इतना बड़ा अपमान। नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। इस समय देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा युवाओं को पूरी तरह से उबाल पर ला रहा है। यूजीसी बिल 2026। इसे लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। दो पक्ष हैं। एक पक्ष इसे पूरी तरह समर्थन में है और वो मानता है कि ये समय की मांग है। दूसरा एक बड़ा पक्ष है जो ये मानता है कि यूजीसी बिल में बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं जो युवाओं के बीच में कहीं ना कहीं संघर्ष के हालात पैदा करेगी। इस पूरे मामले में वकालत की नज़र क्या कहती है और एक लगातार जो एक वैचारिक तौर पर लड़ रहे हैं ऐसे सीनियर एडवोकेट, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा हमारे साथ हैं। उनसे आज जानेंगे और ये कोशिश करेंगे इस बातचीत में कि यूजीसी बिल को लेकर जो भ्रम है वो दर्शकों का भी दूर हो सके। अनिल जी, किस तरह क्या है यूजीसी बिल 2026? यूजीसी बिल 2006 जो है 2026 वो एक नोटिफिकेशन, एक रेगुलेशन जारी किया गया है। उस रेगुलेशन के तहत सरकार ने उसका उद्देश्य रखा है समानता स्थापित करना और समरसता लाना। किसके मध्य? जो उच्च शिक्षा में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में। सवाल ये है, सरकार ने ये कहाँ पर से देख लिया कि स्टूडेंट्स के मध्य में, छात्रों के मध्य में समानता का व्यवहार नहीं होता, समानता नहीं रहती है, और ऐसे कहाँ भेदभाव पाए जिसके कारण ये बिल लाना जरूरी हुआ और 13 जनवरी 2026 से ये लागू हो गया। इस बिल के मुख्य बिंदु क्या हैं जिसमें आपत्ति करी जा रही है और उससे आने वाले समय में इसके रेपरकेशन, इसके परिणाम क्या होंगे? सर्वप्रथम तो आप इसके परिणामों के बारे में समझें। इसके परिणाम जो होंगे वो सबसे पहले तो राष्ट्र हित और देश के हित में नहीं होंगे, क्योंकि प्रतिमाओं का दमन होगा, शमन होगा, प्रतिमाएं समाप्त कर दी जाएंगी। हम सामान्य वर्ग के लोग जो हैं, हम इसको सवर्ण नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ हम छात्रों की बात कर रहे हैं। सामान्य वर्ग के जो लोग हैं वो उन प्रतिभाओं को देते हैं देश को, जो देश को चलाती हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव में सारे पदों पर सुशोभित होते हैं वो, और इस देश में बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। तो कहने का आशय ये, आप देश के हित और राष्ट्र के हित का पतन कर रहे हैं, देश को गर्त में डालने का कार्य कर रहे हैं, जब आप उन स्टूडेंट्स के, सामान्य वर्ग के खिलाफ एक बिल लेके आते हैं और ये कहते हैं उस नियम के आधार पर कि लिंग भेद, जात, बिरादरी, तमाम सारे डेफिनेशन क्लॉज में डाल रखी हैं चीज़ें। उस आधार पर अगर कोई शिकायत, कौन? SC, ST और OBC, ये तीनों में से कोई भी छात्र करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उसमें एक पोर्टल बना दिया गया है जो टोटल 24 आवर्स ओपन रहेगा। वो घर पर सोते समय मोबाइल से भी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। साथ ही वो एक कमेटी बना दी गई है जिस कमेटी में कोई भी मेंबर जनरल नहीं रखा गया। और तो और प्रावधान ये है कि कंप्लेंट अगर फर्जी भी पाई जाती है तो उस कंप्लेनेंट या स्टूडेंट के अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब एक छात्र जो पढ़ने कॉलेज में गया पहली बार, उस छात्र की मानसिकता प्रथम दिन से ये बना के भेजी गई, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप करेगा वो, उसमें ये शर्तें होंगी, उसमें ये लिखेगा वो कि मैं जात, बिरादरी, मतभेद, ये वो सारी चीज़ें नहीं करूँगा, वर्ग भेद नहीं करूँगा, रंग भेद नहीं करूँगा। उस दशा में वो स्टूडेंट क्या आगे पढ़ पाएगा जो इस मानसिकता से जाएगा? साथ ही
उसके परिवार वाले, उसके पेरेंट्स भी ये कह के भेजेंगे कि भैया ध्यान रखना, ऐसे ऐसे कानून बन गया है, ऐसी नज़र से मत देख लेना। मान लीजिए उसने ऐसी नज़र से नहीं देखा, उसने नज़रें ही नहीं मिलाई। नज़र ना मिलाना भी एक अपराध है। एक स्टूडेंट ये कह सकता है SC ST और OBC का कि साहब ये हमारी तरफ देखता ही नहीं, हम इसकी तरफ देखते हैं, तो ये भी एक जात बरादरी के भेदभाव में ट्रीट होगा और उस स्टूडेंट के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। वही सीधी कंप्लेंट पुलिस को भी रेफ़र होगी, वही कमेटी के समक्ष जाएगी और कमेटी में जो मेंबरान बैठे हुए हैं वो मेंबरान, क्योंकि उनमें कोई भी जनरल कैटेगरी का नहीं है, वो निश्चित ही उस स्टूडेंट को, चलो नहीं भी करते, उस स्टूडेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई ना भी होती है, उस दशा में भी उसकी मानसिकता ऑलवेज ऐसी होगी, क्योंकि उसे बारंबार वहाँ कमेटी के समक्ष जाना है, कमेटी के समक्ष बयान देने हैं। तुमने किस नज़र से देखा था भाई, या किस नज़र से देखना नहीं चाहते उसकी तरफ? कारण क्या है, क्यों नहीं देख रहे उसकी तरफ? कारण क्या है, उससे मित्रता क्यों नहीं करते, वो बात करता है, उसके साथ खाना क्यों नहीं खाते? ये कहने का आशय ये है कि देश में प्रतिभाओं का दमन होगा, शमन होगा। देश की प्रतिभाएं वैसे ही पलायन कर रही हैं। आज देश में जब बच्चे सामान्य वर्ग के जो हैं वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो आप देश को क्या सौगात दोगे और देश कहाँ जाएगा? क्या आप देश रिजर्व कैटेगरी के आधार पर चलाना चाहते हैं? एक बड़ा सवाल ये आ रहा है भाई साहब कि इक्वलिटी की बात ये कर रहे हैं, दूसरी बात यह कि नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस हमारा क्या कहता है, तीसरी बात यह कि संवैधानिक तौर पर कौन कौन से हमारे ऐसे अनुच्छेद हैं, कौन कौन सी हमारी ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है जिसका इस पूरे मसौदे में और बिल में उल्लंघन हो रहा है। देखिए, संविधान में जो जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है तो आर्टिकल 15 और 16 का हवाला आता है, लेकिन कोई भी व्यवस्था इस प्रकार की संविधान में नहीं की गई कि जो शैक्षणिक संस्थानों में लागू की जाए। आपने स्वयं इसका राजनीतिकरण करके वोटों की राजनीति के खातिर छात्रों को आपस में बांट दिया। निश्चित बात है, हर समय एक सामान्य कैटेगरी का छात्र डरते हुए, सहमते हुए वो कैसे पढ़ पाएगा जिसके दिमाग में 24 घंटे ये चलता हो कि मेरे कौन से कार्य से मेरे खिलाफ कंप्लेंट हो जाएगी। अच्छा। दूसरी चीज़, अब संविधान के प्रावधान में इसमें आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, उसका वायोलेशन है, आर्टिकल 15-16 का वायोलेशन है, आर्टिकल 19 और 21 का वायोलेशन है, 21 हमारे स्वतंत्रता के अधिकार को छीन दिया। हम डरे सहमे ही बैठे रहे और डरे सहमे हम अगर स्कूल में एजुकेशन या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन प्राप्त करने जा रहे हैं तो वो छात्र निश्चित है उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होगी कि जो उसके अंदर प्रतिभा है उस प्रतिभा को वो अचीव कर पाए। वो प्रतिभाशाली छात्र, उसकी प्रतिभाओं का दमन और शमन हो जाएगा। बल्कि हो क्या रहा है, राजनीतिक दलों ने, ये 12 में कांग्रेस के द्वारा रची गई थी रचना, एक कमेटी के अध्यक्ष और चेयरमैन जो थे अभी दिग्विजय सिंह थे, ये लागू किया बीजेपी गवर्नमेंट ने। आप देखिए ये संसद में, राज्यसभा में पारित होता है, कोई भी राजनीतिक दल इसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाता। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ ये है कि अब राजनीतिक दल इस राजनीति पे आ चुके हैं कि उन्हें 75% और 25% का प्रपोर्शन करना था। 25% सामान्य वर्ग जिसमें जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, 75% SC ST OBC वर्ग, 75% वोट को वो रिजर्व अपने लिए करना चाहते हैं, क्योंकि जिससे उनकी सत्ता विहीन ना हो, सत्ताएं बनी रहें, वो पद में बैठे रहें, वो उनके वोटों से ही जीत के आएँ। उन्हें ना राष्ट्र की परवाह है, ना देश की परवाह है, ना प्रतिभाओं की परवाह है, ना वो मेरिट चाहते हैं देश में। वो ऐसे ही डॉक्टर, ऐसे ही साइंटिस्ट निकालना चाहते हैं जो देश को पतन की ओर ले जाएं, गर्त में ले जाएं और देश फिर से पुनः एक गुलामी के कगार पे आ जाए। अब रहा सवाल ये कि ऐसा करने से क्या वो इसमें विजय हासिल कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। जहाँ देश के पतन का सवाल आएगा, जहाँ राष्ट्र के पतन का सवाल आएगा,
वहाँ निश्चित ही है जो सामान्य वर्ग है, जिसे हम एक तरह से दूसरे शब्दों में सवर्ण भी बोलते हैं, वो निश्चित ही अपने अधिकारों, क्योंकि वो राष्ट्र से और देश से प्रेम करता है, वो राजनीतिक दलों के प्रेम को नहीं करता। राजनीतिक दलों के प्रेम को अलग रखकर अब वो राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की प्रगति के लिए कार्य करेगा और तुम जैसे राजनीतिक दलों को पुनः जमीन में ध्वस्त करेगा और स्वयं सत्ताओं पर विराजमान होगा और प्रतिभाओं का दमन और शमन नहीं होगा। प्रतिभाएं इस देश को आज तक तुम 78 साल में विकासशील ही कहते रहे, अब विकसित करके दिखाएंगे। आज तुम्हारा है, कल इंतजार करो, इन्हीं सामान्य और सवर्णों का होगा। एक सवाल ये आ रहा है कि क्या बीजेपी के राज में आपको लगता है देश का हिंदू खुश है? बिल्कुल कदापि नहीं है। हिंदुओं के नाम पे, सनातन के नाम पे इस बीजेपी ने कभी राम के नाम पे, कभी श्याम के नाम पे राजनीति की, देश की जनता को मूर्ख बनाया, देश की जनता का दोहन शोषण किया, पर्टिकुलरली सामान्य वर्ग का शोषण किया और उस शोषण के तहत आज सामान्य वर्ग को कहाँ खड़ा कर दिया उस राजनीति की खातिर। देखिए कि आपस में इस देश के नागरिकों में एक इस मुहाने पे ले जाके खड़ा कर दिया कहाँ, जहाँ 100% गृह युद्ध की संभावना विद्यमान हो गई। अब सवाल ये है कि इस कानून की आवश्यकता कब थी? कौन सा हिंदू इन कानूनों से खुश होगा? नहीं हो सकता। इनने ना तो राम का सम्मान किया, ना हनुमान का सम्मान किया, ना किसी देवता का सम्मान किया, ना किसी शंकराचार्य का सम्मान किया। इनने तो सिर्फ उस राजनीतिक वोट का सम्मान किया जो इन्हें चाहिए, अन्यथा इनके पास सम्मान देने जैसी व्यवस्थाएं कहीं नहीं है। अच्छा, बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर के काफ़ी आक्रोश होता है, बहुत बातें आती हैं, लेकिन क्या देश के भीतर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, जैसे एम्स के बाहर जो है कितने लोग 2,500 से 3,000 लोग कड़कड़ाती सर्दी में इंतजार कर रहे हैं, कई बच्चों को निमोनिया होता है, कई की असमय मौत हो रही है। इसके अलावा इंदौर पेयजल कांड आपने देखा, इसके अलावा छिंदवाड़ा में नकली सिरप देखा, ऐसे तमाम घटनाक्रम हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या बाहर के हिंदू की चिंता हो रही है, देश का हिंदू कहाँ है? एक्चुअल में हमारे जो राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो है ना, वो विदेशों की यात्राओं में ही बिजी हैं। वो बांग्लादेश में घूमते हैं, वहाँ देखते हैं क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ। वो पाकिस्तान घूम के देखते हैं वहाँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। लेकिन उनकी नाक के नीचे अगर प्रधानमंत्री के निवास के पास एम्स में कोई अव्यवस्था हो रही है, मरीज मर रहे हैं, उनको एडमिशन नहीं मिल रहा, उनको दवाई नहीं नसीब हो रही, उन्हें डॉक्टर नसीब नहीं हो रहा, तो उनको निगाह वहाँ नहीं जाती, क्योंकि उन्हें वोट की राजनीति करनी है। भारत के देश की जो सामान्य वर्ग है, जो एक उत्तरदायित्व जिम्मेदार वर्ग होता है, उसका ध्यान भटका के इंडिया के बाहर ले जाना है कि चलो बांग्लादेश पे ध्यान लगाओ, वहाँ हिंदू मर रहा है। अरे वहाँ एक हिंदू मर रहा है, यहाँ लाखों हिंदू मार रहे हो आप। सनातनी हो आप। शंकराचार्य जो एक पदवी है 8वीं शताब्दी से लगातार हम भगवान मानते आ रहे हैं, उस पदवी का इतना बड़ा अपमान, उन भक्तों, उन स्टूडेंट्स, उन बटुकों की चोटियाँ खींचोगे आप? इतने बड़े अपराध को कैसे माफ़ करेगा सनातन? सनातन वो चीज़ है, आप ज़मीन में लग जाओगे, चाहे वो मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे मोहन सरकार हो, कोई भी सनातन के सामने नहीं टिकेगा। हम सज़ा नहीं देंगे, सज़ा वो देगा। आप हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाते हो, परशुराम को कहते हो बाढ़इए, राम को उंगली पकड़ के घुमाते हो, आप हनुमान को कहते हो शूद्र। शर्म करो। देवी देवताओं की जात बिरादरियाँ निर्धारित करते हो आप, शर्म का विषय है। कैसे सनातनी हो आप? आगे आपको क्या लग रहा है, ये लड़ाई अब जो चल रही है उसमें यूजीसी बिल 2026 कहाँ स्टैंड कर रहा है? यूजीसी बिल स्टैंड करेगा। अब सरकार हो सकता है कि एक कदम ये कहे कि इसमें हम कुछ संशोधन करते हैं, लेकिन उस संशोधन करने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपने बात तो रोल बैक की आ रही है। संविधान के खिलाफ जाके, संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध इस बिल को लागू किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसे 100% टर्न डाउन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसमें कॉग्निजेंस ले चुका है। आपके रिप्लाई की
आवश्यकता है, लेकिन अगर सरकार की एडामेंसी लागू रही और जारी रही तो इट इज़ अपॉन द संसद पार्लियामेंट कि वो उसे पुनः जारी कर दे। अगर सरकार इस बात पे आती है कि इसको हम अमेंड करते हैं तो अमेंडमेंट से कोई काम नहीं चलेगा, संशोधन से कोई काम नहीं चलेगा। ये पूर्णतः निरस्त हो, पूर्णतः इसको वापसी हो। वैसे अगर देखा जाए तो आज स्थिति सरकार ने स्वयं ऐसी बिगाड़ दी है। गृह युद्ध मैंने क्यों कहा, उसका कारण ये है, अभी आपने देखा है कि आगरा में मीटिंग हुई चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर ने कहा अगर इस बिल को सरकार संशोधित करती है, वापस लेती है, तो हम सामान्य वर्ग की जड़ें खोद देंगे, ज़मीन खोद देंगे, तमाम उल्टी सीधी बातें की। सवाल यह है, सरकार ने जिस कारण से, जिस नीयत से किया कि 75% लोगों का वोट होना चाहिए, 25% लोगों के वोट की अब आवश्यकता नहीं है। न सनातन की आवश्यकता है, न हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। 75% वोट किसी भी कीमत पर मिले, चाहे कोई बलि चढ़े, चाहे कोई बकरा बने, सरकार को वोट चाहिए। अब सरकार उन 75% का विरोध सहन कर पाएगी क्या वापस लेने पर? ये एक पुनः प्रश्न उपस्थित होता है सरकार के साथ। बहुत बड़ा सवाल आ रहा है अनिल जी इसमें। ओबीसी को कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति में लाकर सरकार खड़ा करना चाह रही है, क्योंकि एक तरफ तो SC/ST एक्ट में ओबीसी के खिलाफ प्रावधान है कि कार्रवाई हो सकती है, दूसरी तरफ आप UGC बिल 2026 में ओबीसी को साथ में शामिल कर रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड कैसे? जबकि क्या SC/ST एक्ट में ये प्रावधान है क्या कि अगर कोई छात्र पीड़ित है तो वो SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं कर सकता है अपने दोषी के खिलाफ? SC/ST एक्ट में प्रावधान ऑलरेडी दिया है कि अगर रिजर्व कैटेगरी का छात्र है या कोई अन्य, हम तो छात्र की बात कर रहे हैं यहाँ, वो छात्र उस एक्ट के तहत कार्रवाई करने में स्वतंत्र है। और कार्रवाई होती नहीं है हमेशा, वो भी फर्जी झूठी होती नहीं है, क्योंकि सरकार तो एक FIR पर इनाम देती है, प्रोत्साहन राशियाँ बढ़ती हैं, इसीलिए FIR होती हैं। ओबीसी वाला जो OBC को इसलिए शामिल किया गया कि OBC 53%, उनने कहा कि इसको कैसे हम जनरल से, सामान्य वर्ग से अलग करें और आपस में लड़ाएं। तो उनने एक मुद्दा दे दिया कि अब OBC तुम भी फ्री हो, सामान्य वर्ग के खिलाफ शिकायत करो, हम उनका निपटारा करेंगे, उनका पतन और शमन और दमन हम करेंगे। और हमने ये कानूनी व्यवस्था स्थापित कर दी। मैं OBC से ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो पहले ही हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप क्यों अपने को पिछड़ा कहलवाना पसंद कर रहे हो? क्यों आप उस SC कैटेगरी के साथ जाना चाहते हो जो कैटेगरी 80% अपराध आपके खिलाफ दर्ज करा चुकी है और करा रही है? वो OBC को ये सोचना चाहिए कि आप पिछड़े कहला के SC कैटेगरी के साथ हाथ मिला के कब तक चल पाओगे? तमाम दलित संगठन अपनी सार्वजनिक सभाओं में ये दम भरते हैं कि SC/ST OBC भाई भाई है, और दूसरी तरफ वही SC/ST OBC के खिलाफ कार्रवाई कराते हैं। मेरा मत ये है वो तमाम संगठन तो मूर्ख हैं। हम तो सभी को सनातनी मान के चलते हैं, हम सभी को भाई भाई मानते हैं। हम ये नहीं मानते कि SC और ST भी हमसे अलग हैं, लेकिन उस सनातन की राह पर चलते रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ना SC/ST एट्रोसिटीज़ की ज़रूरत है, ना ये नया बिल आया इसकी आवश्यकता है, ना हमने कभी मतभेद किए उनके साथ। हमने तो हमेशा दिया है, जब से संविधान लागू हुआ तब से हम 50% अपना अधिकार रिजर्वेशन का पर छोड़ के आ रहे हैं, देते ही आ रहे हैं ना। हमारा पैसा ही उन्हें दिया जाता है। वी आर ओनली द रिस्पॉन्सिबल टैक्स पेइंग क्लास, हम ही दे रहे हैं सब कुछ। तो कहने का आशय ये है, हमारे मन में तो ऐसी मतभेद नहीं है, ना हम जात बिरादरियों को तवज्जो देते हैं, ना मानते हैं। हम तो उनको अपने साथ बिठा के भाईचारा स्थापित करते हैं। लेकिन ये नेता जो हैं, राजनीतिक दल, यही तो ये व्यवस्था करते हैं कि आपस में बटो और कटो। अगली अब आपकी रणनीति क्या है? ये आखिरी सवाल है UGC बिल पर खास तौर पर। निश्चित ही सामान्य वर्ग भले ही 25% नहीं 20% हो, वो इतना कमज़ोर नहीं है
कि ये राजनीतिक दल उस बिल को स्टैंड रख पाए। हम किसी भी कीमत पे, किसी भी सीमा पर जाके, हर हद पार करके इस बिल को टर्न डाउन कराएंगे। आपको मजबूर करेंगे ये बिल वापस लिया जाए। अन्यथा आज आप सत्ता में ज़रूर बैठे हैं, वो गद्दी कल सामान्य वर्ग संभालेगा और पुनः उस बिल को वापस लेगा। देखते हैं आपकी मनमानी और जो राजनीतिकरण आपने जातियों बरादरियों में बांट के किया है, ये कब तक चलाओगे? क्या मंडल का दौर वापस आ रहा है? नहीं, अब कमंडल का दौर आएगा, मंडल का दौर नहीं आएगा। अब सनातनी दौर चलेगा जो कमंडल से चलता है। अब ये नेताओं की राजनीति नहीं चलेगी। अब इस देश में सिर्फ समरसता और समानता चलेगी, बिना किसी SC/ST जो एक्ट है ना, एट्रोसिटीज, वो, और बिना किसी ऐसे जो 26 का जो नया बिल है इसके, हम भाई भाई एक रहेंगे। तुम्हारा दमन और पतन करना हमने निश्चित कर दिया है, वो हम कर देंगे। तो कुल मिलाकर UGC बिल को लेकर पूरे देश में जिस तरह से बवाल मचा है, वो आने वाले समय में अगर सरकार की तरफ से दोनों पक्षों के बीच ध्यान रखते हुए रास्ता नहीं निकाला गया तो देश को एक नए आंदोलन की दिशा में ले जाने की तरफ जाता दिख रहा है। कैमरा पर्सन वीके सिंह के साथ TN मनीष, आचरण न्यूज, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।